हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मुकेश क्लासेस में आपको तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग इस सीरीज में सीखेंगे क्लास 6 का एमसीक्यू क्वेश्चन साइंस बुक का। ठीक है, साइंस बुक का क्लास 6 जो है वो एमसीक्यू, इसमें टोटल सब्जेक्ट टोटल लेसन का हम लोग देखेंगे, ओनली एमसीक्यू क्वेश्चन। और ये वीडियो रेलवे हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इस वीडियो से 3 से 4 क्वेश्चन आपका फिक्स है, जो कि 4 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। प्लस में अगर यदि आप 6 क्लास में हैं तो आपके लिए तो रामबाण है, सीखने के लिए भी और सिखाने के लिए भी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चैप्टर 1 का वीडियो में पहले एक बना चुका था, इसलिए हम लोग इस सीरीज में चैप्टर 2 से डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है भोजन के घटक। चैप्टर 2 क्लास 6 का बुक है साइंस का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका दिया गया है, निम्न में से भोजन के घटक कौन कौन से हैं। भोजन के घटक मतलब भोजन में जो हम लोग खाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ हमको मिल सकता है। प्रोटीन मिल सकता है, जरूर मिलेगा, विटामिन भी मिलेगा और कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। भोजन में हमें ये सब तीनों चीज़ मिलता है। सबका आंसर भी लिखा हुआ है नीचे, कहीं दिक्कत होगा तो उसमें देख लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, चपाती, दाल, बैंगन कौन सा भोजन है। शाकाहारी भोजन है, मांसाहारी, सर्वाहारी या कोई नहीं। तो चपाती में से एक तरह से होता है रोटी, दाल तो जान ही रहे हैं और बैंगन भी जान ही रहे हैं, सब साग सब्जी से बना हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर हो सकता है। एग्जैक्ट आंसर शाकाहारी ही होगा। और इसको नीचे में भी अगर चीज देखें तो शाकाहारी ही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, जंतुओं से कौन सा भोजन मिलता है। जीव जंतु से क्या मिलता है। दूध दही मिलता है, दूध मिलता है लेकिन दही नहीं मिल सकता है, ये नहीं होगा। पनीर नहीं मिल सकता है, घी और मांस मिल सकता है। ठीक है दोस्त, तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा ये हो सकता है, जैसे कि जंतु से प्राप्त होता है दूध, लेकिन दही तो हम लोग बनाते हैं। पनीर डायरेक्ट जंतु से नहीं मिल सकता है, लेकिन दूध को फाड़ के बना सकते हैं। तो उपरोक्त सभी मेरे अनुसार तो नहीं होगा, लेकिन इसमें दिया हुआ है दूध से रिलेटेड ये सब है, इसलिए घी और मांस भी आपका जंतु से प्राप्त होता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी दिया हुआ है, उपरोक्त सभी। लॉजिक नहीं चलेगा, जो दिया गया है उसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, भोजन खाना क्यों जरूरी है। हम लोग भोजन जो खाते हैं क्यों जरूरी है। वो ऊर्जा देता है या फिर काम करने की शक्ति देता है, जीवित रहने के लिए भोजन जरूरी है या उपरोक्त सभी। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो सकता है, आप लोग बताइए। उपरोक्त सभी इसका एग्जैक्ट आंसर है, क्योंकि ऊर्जा देता है ये सबको पता है, काम करने में शक्ति भी प्रदान करता है और जीवित रहने के लिए भोजन बहुत ही जरूरी है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, चावल, सांभर और भिंडी कहाँ से मिलते हैं। पेड़ या पौधे से मिलते हैं, जंतुओं से मिलते हैं, या दोनों से, या तो कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं जो कि चावल का एक छोटा छोटा पौधा होता है, ठीक है, भिंडी का भी पौधा होता है, तो ये सब जो है पेड़ पौधा से मिलने वाला चीज़ है। तो एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नंबर 6 क्वेश्चन देखेंगे, भोजन के आवश्यक घटकों को क्या कहते हैं। जो भोजन हम लोग खाते हैं उसमें जितना भी चीज़ हमको प्राप्त होता है उसको क्या बोला जाता है, पोषक बोलते हैं, पादप बोलते हैं, या तो फिर दो ऑप्शन नीचे है, या तो दोनों है या तो इनमें से कोई नहीं है। तो जो हम लोग भोजन खाते हैं उससे जो प्राप्त होता है,
आवश्यक घटक जो होता है उसको बोलते हैं पोषक। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 6 का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, आहारी रेशे क्या होते हैं? आहारी रेशे साबुत खाना होता है, दालें और आलू होता है, ताजे फल सब्जियां होता है, या फिर उपरोक्त सभी होता है। आहारी, आहारी मतलब जो खाने योग्य हो, तो इसमें हमको लगता है सब तो खाने वाला ही है, इसलिए हमको लगता है उपरोक्त सभी आंसर होगा। एग्जैक्ट आंसर डी हो जाएगा। नीचे अगर जी देखते हैं तो उपरोक्त सभी दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, रतुंधी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो रतुंधी में होता है रात में नहीं दिखना। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी से बेरी बेरी होता है, बेरी बेरी एक रोग होता है, और विटामिन सी से स्कर्वी होता है। ठीक है, स्कर्वी में क्या होता है? तो मसूड़ा से ब्लड आना, उसको बोलते हैं स्कर्वी। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो आंसर ए हो जाएगा। ऑप्शन आप देखते रहिए। बोला गया 9 नंबर में, वसायुक्त भोजन किसको कहते हैं? वसायुक्त मतलब जिसमें कि तेलीय पदार्थ हो। ऑप्शन में दिया है तेल हुए भोजन को, तले हुए भोजन को, या चिकनाई वाले भोजन को, या तो दोनों, या तो इनमें से कोई नहीं। तो वसायुक्त उसी को बोलते हैं जिसमें तेल का मात्रा हो। तो जो तला हुआ चीज है, तला जाता है किसमें? तेल में, तो इसलिए उसको बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया हुआ सी, ए और बी, मतलब ए और बी दोनों हो सकता है। बोला गया है तला हुआ भोजन भी होगा और चिकनाई वाले भोजन। चिकनाई वाले भोजन कौन कौन सा हो सकता है? जैसे एक हो सकता तीसी, जानते होंगे आप, तीसी का तेल भी निकलता है। जैसे कि होता है सरसों, ठीक है, इससे तेल भी निकलता है। तो ये सब जितना भी है वो आता चिकनाई भोजन के अंतर्गत, इसलिए ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, आहारी रेशे का दूसरा नाम क्या है? रुक्षांश नाम है, प्रोटीन है, या तो दोनों है, या तो कोई नहीं है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा रुक्षांश, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आहारी रेशे को एक तरह से बोला जाता है दूसरा नाम रुक्षांश। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6, ये यहाँ ऑप्शन 5 दे देते हैं और 6। तो इसका यहाँ देते हैं आपका 6 और यहाँ 5। एग्जैक्ट आंसर सी लिखा हुआ है, यानी प्रोटीन जो होता है 6 प्रकार का होता है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन, भोजन को ज़्यादा पकाने से क्या होता है? विटामिन जो है नष्ट हो जाता है, लाभदायक प्रोटीन या खनिज लवकों की हानि हो जाती है, ये दोनों, या तो कोई नहीं। तो विटामिन भी नष्ट हो सकती है, और लाभदायक जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है वो भी जल के राख हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर मेरे अनुसार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो एग्जैक्ट आंसर सी होगा, इसमें भी दिया हुआ है सी। ठीक है, अरक्तता रोग का शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है? शरीर जो है कमजोर हो जाता है, स्कर्वी हो जाता है, या तो दोनों, या तो कोई नहीं। तो इसका आंसर हमको मेरे अनुसार ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर जी रक्त की कमी हो जाए तो कमजोरी हो जाता है। स्कर्वी किसको बताया था? अभी तुरंत बताए थे हम। स्कर्वी के अंतर्गत मसूड़ा से क्या आता है? ब्लड आता है। तो इसका आंसर ए ही होगा, कमजोरी। 14 नंबर क्वेश्चन, रुक्षांश का हमारे शरीर में क्या काम करता है? तब बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में काम करता है, या पचे भोजन को बाहर निकालने में, या तो दोनों, या तो कोई नहीं।
तो रुक्षांश का काम जो है हम लोग का बिना पचा हुआ जो भोजन है, जो बिना पचा हुआ भोजन शरीर के अंदर में है, उसको बाहर निकालने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन 15 नंबर में दिया है, अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? अभावजन्य, अभाव मतलब क्या होता है? कमी। ठीक है, इसी से समझ में आएगा हमको। अभाव में होता है कमी। तो भोजन में किसी पोषक तत्व की कम लंबी अवधि तक होना, तो उससे क्या होता है? अभावजन्य रोग होता है। या फिर भोजन में पानी की कमी, या तो दोनों या तो कोई नहीं। तो क्या होता है, अगर जो पोषक तत्व की कमी हो जाती है हमारे लंबे अवधि तक, लंबे समय तक कोई चीज़ नहीं मिलता है, तब उसको अभावजन्य रोग हो जाता है। तो एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। प्रोटीन युक्त भोजन कैसा होता है? ऊर्जा वाला भोजन होता है, या तो फिर नीचे है दिया हुआ है, रक्षात्मक भोजन है, शरीर वर्धक है, या उपरोक्त सभी है। तो ये जो होता है शरीर वर्धक होता है, शरीर को तंदुरुस्त रखने में काम करता है। तो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका शरीर रोधक। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। लिखा है, संतुलित आहार किसे कहते हैं? संतुलित आहार मतलब सब भोजन, ऐसा भोजन जो कि हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य रखने में मदद करे, उचित मात्रा में पोषक तत्व होना, या फिर रुक्षांश होना, या तो जल होना, उपरोक्त सभी होना। तो संतुलित आहार के अंतर्गत मेरे अनुसार ये तीनों होना चाहिए, उपरोक्त सभी आंसर होना चाहिए। अब देखते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है। इसका आंसर सब नहीं दिया हुआ है, रुक्षांश और जल नहीं दिया है। तो उचित मात्रा में पोषक तत्व होना चाहिए, ये भी बात सही है, क्योंकि इसी के अंतर्गत सब आ गया। ठीक है, उचित मात्रा में पोषक तत्व, पोषक तत्व मतलब जो हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यदायक हो, यानी पोषक तत्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा होता है, रिकेट्स होता है, या दोनों होता है, तो कोई नहीं होता है। घेंगा क्या होता है? तो गला फूल जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ है मनुष्य, तो इसका ये गला ही फूल जाता है। ठीक है, उसको बोलता है घेंगा। रिकेट्स, ये तो अगर जी बहुत दिनों तक आपको सूर्य का रोशनी, धूप नहीं लेते हैं, तो रिकेट्स होता है। तो आंसर हो जाएगा घेंगा। एग्जैक्ट आंसर आयोडीन की कमी से घेंगा होता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। इसके आगे क्वेश्चन चैप्टर 3 आ जाता है। ये आपका चैप्टर 3 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, वो चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, बच गया आप चैप्टर 3। ये भी 3 भी इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये दिया है, तंतु किसे कहते हैं? धागे की पतली लड़ियां, या फिर सुई को, या तो ये दोनों, या तो जड़ों को। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप। धागे की पतली लड़ियां जो होता है, उसको बोलते हैं क्या? तंतु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया गया है, एक ही लंबे धागे से वस्त्र बनाने की विधि को क्या कहते हैं? लंबा सा धागा है, उससे कुछ बनाया गया, तो उसको क्या बोला जाता है? बंधाई बोलते हैं, बुनाई बोलते हैं, कताई बोलते हैं, या फिर ओटना बोलते हैं। तो बुनाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जैसे स्वेटर वगैरह बुनते हैं, तो उसका लरी जो होता है बहुत लंबा होता है ना, तो उस टाइप को क्या बोला जाता है? बुनाई। नंबर 3 क्वेश्चन, कपास के पौधे को उगाने के लिए उचित मृदा कौन सी होती है? कपास जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं पेंट वगैरह करने में, पहले किया जाता था और अभी भी होता है। तो वो जो कपास है कहाँ उगाया जाता है? लाल मिट्टी में, काली मिट्टी में, चिकनी मिट्टी, या फिर रेतीली मिट्टी। तो ये चारों में से ऑप्शन में से आंसर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी में। कपास की खेती काली मिट्टी में किया जाता है। तो एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया तंतुओं से क्या बनता है। तो तंतु से वस्त्र बनता है, धागा बनता है, कपड़ा बनता है, तो उपरोक्त सभी बनता है। तो तंतु अभी बताया गया था कि धागा का छोटा से छोटा रूप है, तो छोटा छोटा रूप जोड़ के क्या बनाता है, वो सब धागा बनाता है। तो एग्जैक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से क्या बनाने में रुई का उपयोग नहीं किया जाता है। रुई का बनाने में प्रयोग नहीं करते, बाती बनाने में करते हैं, रजाई बनाने में भी करते हैं, और बोरियां बनाने में नहीं करते हैं, और तकिया बनाने में करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोरी, बोरा वगैरह बनाने में नहीं किया जाता प्रयोग। किसका नहीं प्रयोग करते हैं, रुई का। क्वेश्चन नंबर 6। पटसन तंतुओं को तने से कैसे अलग किया जाता है। डंडों से पीटकर, पशुओं को घुमाने से, तने को जाल में गलाकर, हाथ द्वारा, या फिर मशीन द्वारा। तो पटसन का तंतु को अलग किया जाता है तने को जल में गलाकर। ठीक है, तने को जल में क्या करते हैं, गला देते हैं। तो एग्जैक्ट आंसर होता है सी। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया, सबसे लंबी प्राकृतिक तंतु कौन सी होती है। सबसे लंबी तो क्या होता है, रेशम का धागा। आंसर क्या हो जाएगा, रेशम का धागा सबसे लंबी होती है। ये प्राकृतिक तंतु है, प्रकृति का देन है। क्वेश्चन नंबर 8। संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण कौन सा है। रेशम है, ऊन है, कपास है, पॉलिस्टर है। आंसर हो जाएगा पॉलिस्टर। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन, कपास का पौधा किस प्रकार की जलवायु में उगाया जाता है। तो शीत में, उष्ण में, नमी में, या शुष्क में। तो उष्ण में इसको लगाया जाता है कपास। क्वेश्चन नंबर 10। नारियल से प्राप्त रेशे से क्या निर्मित किया जाता है। तो नारियल का रेशा से क्या मैट बनाते हैं, या फिर गद्दे बनाते हैं, या फिर रस्सी बनाते हैं, उपरोक्त सभी बनाते हैं। तो इसमें से सब कुछ बनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा संश्लिष्ट तंतु नहीं है। फ्लैक्स, पॉलिस्टर, नायलॉन, या एक्रिलिक। तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्लैस्क। फ्लैस्क जो है वो संश्लिष्ट तंतु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12। पटसन कहाँ से मिलता है। पौधा से, जंतु से, दोनों से, या फिर मिट्टी से। तो आंसर हो जाएगा पौधों से। पौधों से पटसन प्राप्त किया जाता है। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 13। प्राकृतिक रेशे कौन से होते हैं। रुई होता है, ऊन होता है, पटसन होता है, या फिर इनमें से सभी होता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर मेरे अनुसार उपरोक्त सभी होना चाहिए, और यही है एग्जैक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14। कपास के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। कपास का रेशा जड़ से, डंठल से, पत्तों से, या फिर फलों से। तो डंठल से प्राप्त किया जाता है। ये कपास का जो डंडा होता है उसके ऊपर में जो कवर है उसी को निकाल के हम लोग कपास के तौर पर यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। कपास गोलक का माप कैसे है। तो बैर जैसा, नींबू जैसा, या फिर अंगूर जैसा, इनमें से कोई नहीं। तो नींबू के जैसा होता है। चलिए इसके आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 16वां क्वेश्चन। बोला गया है कपास के बीजों से कपास का हटाया जाना क्या कहलाता है। कताई, और ओटाई, या फाड़ना, या बुनाई। तो ओटाई बोला जाता है इसको। ठीक है, कपास से कपास को अलग करने की तरीका को ओटाई बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। रुई की खेती प्राचीन भारत में कहाँ की जाती थी। तो रुई का खेती सबसे पहले कहाँ करते थे। तो गंगा नदी के क्षेत्र में ज़्यादा करते थे। वो इसलिए क्योंकि गंगा के क्षेत्र में ही ज़्यादातर
लोग जो है बसा करते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, बुनाई जिसको कि विनिंग बोलते हैं, वीविंग, इस किसे कहते हैं? तो बुनाई में से हो गया धागों को एकत्रित करके वस्त्र बनाना, धागा बनाना, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो धागा को एकत्रित करके कोई वस्त्र बनाया जाता है, उसको बोलते हैं बुनाई। ठीक है। एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब आ गया चैप्टर 4, वस्तुओं के समूह बनाना। वस्तु का समूह बनाना चैप्टर का नाम है। लेसन 4 है, क्लास 6 का लेसन 4 साइंस का बुक है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोला गया एक पदार्थ के क्या गुण होते हैं? दिखावट होता है उसका, मतलब उसको देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कठोरता, कठोर होता है वो। उसका पारदर्शिता होता है, उपरोक्त सभी होता है। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। पदार्थ ये सभी अवस्था में पाया जाता है, कठोर में भी पाया जाता है, पारदर्शी भी होता है, मतलब एक ओर से दूसरी ओर दिखाया जा सकता है। ठीक है। तो ये उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, पारदर्शी वस्तु क्या नहीं है? तो मोटी लकड़ी, कांच, पानी, वायु। वायु में हम लोग देख सकते हैं एक ओर से दूसरी ओर, पानी में भी, कांच में भी, लेकिन मोटा सा अगर लकड़ी रख दे तो ये पारदर्शी नहीं होता है, एक ओर से दूसरी ओर नहीं देख सकते। ऑप्शन नंबर ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, कठोर पदार्थ किसे कहते हैं? जिनको दाबना मुश्किल होता है, संपीड़ित करना मुश्किल होता है, या तो दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों, जिनको दबाने में भी मुश्किल होता है, संपीड़ित करना मतलब एक तरह से इकट्ठा करके संपीड़ित करना। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, द्युतिमय का क्या अर्थ होता है? चमकीला, पारदर्शी, या फिर अपारदर्शी, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा चमकीला। द्युतिमय में से होता है चमकीला। क्वेश्चन नंबर 5, विलेय पदार्थ कौन से होते हैं? विलेय मतलब होता है घुलने वाला, नमक घुल जाता है, चीनी घुल जाता है, वॉशिंग पाउडर भी घुल जाता है। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, मक्खन का पेपर क्या है? पारदर्शक है, तेल है, तेल का है, या फिर अपारदर्शी है, परभासी है? ये परभासी होता है। परभासी किसको बोलते हैं? ऐसा पदार्थ जिससे होकर एक ओर से दूसरी ओर देखा जा सकता है, लेकिन क्या धुंधलापन देखा जा सकता है, उसको बोलते हैं परभासी। ठीक है। तो अगर ये मक्खन कोई पेपर है, उसके ऊपर मक्खन गिर गया है, तेलीय पदार्थ गिर गया है, तो क्या होता है, हल्का सा हमको इस साइड से इस साइड दिखता है, लेकिन थोड़ा धुंधलापन दिखता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पारभासी पदार्थ कौन से नहीं है? मोटी पुस्तक पारभासी नहीं हो सकता है, तेलीय कागज ये हो सकता है। एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 2 ऑप्शन और दिया होगा, देखते हैं। धुंधला शीशा, ठीक है, ये नहीं होगा, और गंदा पानी भी नहीं होगा। गंदा पानी में एक ओर से दूसरी ओर नहीं देख सकते हैं, धुंधला शीशा में भी नहीं देख सकते हैं। तो मोटी पुस्तक जो है एग्जैक्ट आंसर होगा। बोला गया अपारदर्शी पदार्थ कौन से होते हैं? लकड़ी, गत्ता, लोहा, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि इस सब तीनों में से किसी में एक ओर से दूसरी ओर नहीं देखा जा सकता है। परभासी किसे कहते हैं? अभी तुरंत आपको समझाए थे, जो कि जिन पदार्थों में सूर्य का प्रकाश रुकावट के साथ पार होता है, उसी को बोला जाता है आपका परभासी। दूसरा ऑप्शन है जिनसे होकर वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देखा जा सकता। ये दोनों ऑप्शन आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अपारदर्शी किसे कहते हैं? तो जिन पदार्थों से होकर सूर्य का प्रकाश पार नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं अपारदर्शी। जिनसे होकर वस्तुओं को देखा नहीं जा सकता, इस ये भी पारदर्शी अपारदर्शी का हो सकता है। तो ये दोनों एग्जैक्ट आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, तो ये दोनों, तो आंसर भी ऑप्शन नंबर सी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 11,
कुछ गोल आकृति की वस्तुओं के नाम लिखिए। तो जिससे ग्लोब, संतरा, बास्केटबॉल, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी, सब गोल है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12, कोमल पदार्थ कौन सी होती है? जिन पदार्थों को खरोंचा जा सकता है, आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, या तो इनमें से दोनों या तो कोई नहीं। तो ये दोनों है, जिसको खरोंचा जा सकता है और जिसको संपीड़ित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 13 नंबर में दिया है, एक तरल जिसमें भंग सामग्री शामिल है। तो क्वेश्चन बढ़िया समझ में आया, पढ़िए फिर से एक बार। एक तरल जिसमें भंग सामग्री शामिल हो, उस रूप को क्या कहा जाता है? विलायक कहते हैं, उपाय बोलते हैं, या फिर घुला हुआ पदार्थ। इनमें से कोई नहीं, तो विलायक आंसर होता है। ठीक है, ऑप्शन बढ़िया से पढ़ते जाइए और मारते जाइए आंसर। किस पदार्थ को संपीड़ित किया जा सकता है? चांदी को, सोना को, वायु को, लोहा को। तो आंसर हो जाएगा वायु को। संपीड़ित करना वायु को संभव है। ये 14 क्वेश्चन ही था। अब आता है चैप्टर नंबर 5, जो हम लोग समझने जा रहे हैं। ठीक है दोस्त, नाम है पदार्थों का पृथक्करण, मतलब पदार्थ को पृथक अलग अलग करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है? अविनाशी का क्या अर्थ है? पदार्थ न तो संपन्न किया जा सकता है, संपन्न नहीं, प्रपन्न नहीं होगा, या उत्पन्न होगा। उत्पन्न, ठीक है। पदार्थ को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, न खत्म किया जा सकता है, या तो दोनों, या तो जो उत्पन्न किया जा सकता है। अविनाशी मतलब जिसको खत्म कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट आंसर सी हो सकता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ भी सी ही दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, रेशों से बीजों को कैसे पृथक किया जाता है? ओटन से, कताई से, या तो दोनों, या तो इनमें से कोई नहीं है। तो रेशों को बीज से अलग करने की प्रक्रिया को बोलते हैं ओटन। अभी तुरंत ऊपर में भी दिखाए थे हम। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं जो स्थान घेरता है, द्रव्यमान होता है, या तो दोनों, तो कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, ये दोनों होना जरूरी है, जिसको हम लोग पदार्थ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चाय की पत्तियों को कैसे पृथक किया जाता है? तो छलनी द्वारा, नली द्वारा, या तो दोनों, या तो भाप के द्वारा। तो इसका आंसर एग्जैक्ट क्या हो जाएगा? छलनी के द्वारा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, छलनी द्वारा आटे की अशुद्धियाँ छाँटने को क्या कहते हैं? इस विधि को क्या बोलते हैं? चालन, अवसादन, दोनों, या वाष्पन। तो चालने की प्रक्रिया द्वारा आटा से अशुद्धियाँ अलग की जाती है। तो एग्जैक्ट आंसर चालन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, पृथक्करण की कौन सी विधियाँ हैं? पृथक करना मतलब हस्त चयन विधि से भी कर सकते हैं, थ्रेसिंग से भी कर सकते हैं, निष्पावन से भी कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों विधि से हम लोग पृथक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दूध से पनीर बनाने के लिए कौन सी विधि का उपयोग होता है? निष्पादन विधि, या फिर वाष्पन, अवसादन, या फिर निस्तारण। तो इसमें से कौन सा विधि के द्वारा दूध से पनीर बनाया जाता है? तो निष्पादन विधि उसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हम लोग 8 में दिया गया है आपका, हम पदार्थों को पृथक्करण क्यों करते हैं? तो अनचाहे पदार्थों को बाहर निकालने के लिए ये करेक्ट होगा, अशुद्धियों को दूर करने के लिए ये भी करेक्ट होगा। तो दोनों आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एंड बी, यानी सी नंबर ऑप्शन होगा अशुद्धियों को दूर करने के लिए।
तो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग पढ़ते हैं। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, छोटा करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका दिया गया है, किसी द्रव को उसी के वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। निम्न में से किसमें वाष्पन का प्रयोग किया गया है? वाष्प जिसमें हो रहा है, जैसे चाय को चपत्तियों से अलग करने में वाष्प का प्रयोग नहीं होता है। पानी को रेत के कणों से अलग करना है तो इसमें ये हो सकता है। समुद्र जल से नमक जी प्राप्त करना है तो इसमें भी हो सकता है। और ऑप्शन नंबर डी है आपका, इनमें से कोई नहीं, ये तो कुछ करना ही नहीं है। तो इसमें समुद्री जल से अगर जी नमक निकालना है तो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के निवतली में बैठ जाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? मान लीजिए कोई मिश्रण है, एक डब्बा है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें भारी वाला वस्तु जो है नीचे की ओर बैठ जाता है, इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? उच्च बनाने की क्रिया, अवसादन, या फिर निस्तारण, या फिर वाष्पन के द्वारा। वाष्प तो होगा नहीं, निस्तारण होगा नहीं, अवसादन ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, अगर यदि हम लोग देखते हैं तो लिखा है, हस्त चयन की विधि का उपयोग इनमें से किस किस में किया जा सकता है? दाल से बड़ी मिट्टी को अलग करने में ये हो सकता है, चावल से पत्थर बुनने में ये भी हो सकता है, या फिर अनाज से बड़े बड़े मिट्टी के कण दूर भगाने, मतलब उपरोक्त सभी में इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, इंद्रियों से अन्य कणों को पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? निष्पावन, थ्रेसिंग, निस्पंदन, या फिर अवसादन। थ्रेसिंग इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को क्या कहते हैं? अवसादन, निस्तारण, छानन का काम, या संघनन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी मेरे अनुसार हो सकता है। तो एग्जैक्ट आंसर क्या है? सॉरी, निस्तारण है। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन लिखा है, हस्त चयन विधि कब सुविधाजनक होती है? जब अशुद्धियाँ अधिक हो, नहीं हो सकता। जब अशुद्धियाँ कम हो, नहीं हो सकता। जब अशुद्धियाँ बहुत छोटे आकार में हो। ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा जब अशुद्धियाँ कम हो, तब हम लोग हस्त चयन द्वारा उसको अलग कर सकते हैं, और नहीं तो ज़्यादा होने पर नहीं कर पाएंगे। अब आता है चैप्टर 6, क्लास 6 का साइंस बुक, चैप्टर 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन। इसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। इसका MCQ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, अपरिवर्तनीय परिवर्तन किसे कहते हैं? मतलब ऐसा परिवर्तन जो कभी परिवर्तन नहीं हो सकता, अपरिवर्तनीय हो। मोम का पिघलने पर कोई चीज़ बनाना, तवे पर चपाती सेकना, या फिर चाय बनाने की प्रक्रिया। ये तीनों में से एग्जैक्ट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी तीनों का तीनों आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, प्रतिवर्ती परिवर्तन किसे कहते हैं? प्रतिवर्ती परिवर्तन, गिरा देना, कागज काटना, झटकना, या तो ए और सी दोनों। तो एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी नंबर, ए और सी दोनों। मतलब कोई चीज़ नीचे की ओर गिरा देना और झटकना। ठीक है। बोला गया, निम्न में से कौन से परिवर्तन हैं जिन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है? दूध का दही में जमना, आम का पकना, खाना पकाना, बर्फ का जल में पिघलना। तो आंसर मेरे अनुसार ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। तो एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर
डी होना चाहिए, डी ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 4 में दिया गया है आपका क्वेश्चन, पढ़ते हैं इसको। जिस पदार्थ में परिवर्तन करने के बाद दोबारा अपनी स्थिति में आ जाए उसे क्या कहते हैं? ठीक है, प्रतिवर्ती, अप्रतिवर्ती, इनमें से कोई नहीं, या फिर ये दोनों। तो आंसर उसका प्रतिवर्ती हो सकता है। प्रतिवर्ती में होता है एक बार चेंज होने के बाद फिर दोबारा उसी शेप में, उसी चीज में आ जाए, पदार्थ बन जाए, तो प्रतिवर्ती ही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। परिवर्तन कौन सा है? ऊर्जा जब अवशोषित होती है तो बाहर जाती है। ऊर्जा हमेशा अवशोषित होती है। ऊर्जा जब बाहर जाती है, ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता है। तो एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ऊर्जा जब अवशोषित होती है और बाहर जाती है, मतलब अवशोषण भी हो रहा है और बाहर की ओर भी जा रहा है, तो कोई न कोई परिवर्तन हो रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा आवधिक परिवर्तन है? आवधिक परिवर्तन मतलब एक अवधि निश्चित है, एक समय निश्चित है, उसके बाद फिर से वो उसी परिवर्तन में आ जाएगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिया है बर्फ का पिघलना, मौसम का बदलना, पानी में चीनी की विघटित करना, लोहे में जंग लगना। तो मौसम का बदलना जो है एक आवधिक परिवर्तन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? एक नया पदार्थ बनाना, बिल्कुल राइट। दो या दो से अधिक पदार्थों को वियोजिता हो जाता है, ये भी राइट है। ये दोनों एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 8, दूध का खट्टा होना क्या है? ये अवांछित परिवर्तन है, वांछनीय, या फिर शारीरिक परिवर्तन, या फिर आवधिक परिवर्तन? तो यह है अवांछित परिवर्तन। एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, आपने अपने आप होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? पत्तियों के रंग बदलना, पत्तियों का गिरना, फूल खिलना, उपरोक्त सभी। ये अपने आप में जो है ऑप्शन नंबर फूल खिलना होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये जो है अपने आप होता है। ठीक है, इसमें कोई किसी से रिलेटेड नहीं है। किस परिवर्तन को नियंत्रित करना संभव है, जिसको रात दिन कभी नहीं नियंत्रित होगा? भूकंप कभी नहीं होगा, घर्षण का होना ये हो सकता है, लेकिन ऋतु परिवर्तन नहीं होगा। एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, किस परिवर्तन को नियंत्रित करना संभव नहीं है? ज्वार भाटा को नहीं है, ग्रहण लगना ये भी नहीं है, रात दिन नहीं है, उपरोक्त सभी। एग्जैक्ट आंसर उपरोक्त सभी होगा। किसी पर नियंत्रण नहीं पा सकते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, उत्क्रमित होने वाला परिवर्तन कौन सा नहीं है? गीली मिट्टी का खिलौना बनाना, कागज से नाव बनाना, फूल का खिलना, या गूथे आटे से रोटी बनाना। तो एग्जैक्ट आंसर फूल का खिलना है। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 13 नंबर, ऐसे परिवर्तन जिसके न होने की हम इच्छा रखते हैं क्या कहलाता है? वांछनीय, अवांछनीय, तीव्र परिवर्तन, मंद परिवर्तन। अवांछनीय होगा, क्योंकि जो हम लोग नहीं चाहते हैं वो अवांछनीय परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 14, ऐसे परिवर्तन जिसके होने की हम इच्छा रखते हैं उसको वांछनीय परिवर्तन बोला जाता है। ऑप्शन हम लोग देते हैं नीचे, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, वांछनीय परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आंसर नहीं दिया, इसका आंसर वांछनीय परिवर्तन हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 7 को, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन है। चलिए डिस्कस करते हैं। पौधों को जानिए, पौधों के बारे में क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन में दिया है पौधा किससे कहते हैं?
वृक्ष का छोटा रूप, झाड़ी का छोटा रूप, फूल का रूप, या इनमें से कोई नहीं। तो वृक्ष का छोटा रूप ये ऑप्शन हो सकता है, जिसको हम लोग पौधा बोलते हैं। तो वृक्ष का छोटा रूप ही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, शाक पौधा किसे कहते हैं? जिसकी लंबाई आपसे कम हो, नहीं होगा, लंबाई ज़्यादा होती या नहीं होगा, इनमें से दोनों या तो कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? जिसकी लंबाई आपसे कम हो, मतलब कोई भी जीव से कम हो, वो शाक का पौधा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, पौधे कौन कौन से होते हैं? शाक के होते हैं, झाड़ी के होते हैं, वृक्ष के होते हैं, सभी के होते हैं। उपरोक्त सभी आंसर होगा, सबका कुछ ना कुछ पौधा होता है। पौधा कितने प्रकार के होते हैं? तो ये अनेक प्रकार के होते हैं, इसका कोई एग्जैक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, शाक पौधों की विशेषता क्या है? तो हरे तने वाले, कोमल, हरे एवं कोमल तने, कठोर एवं मोटे तने वाले। तो इसमें से एग्जैक्ट आंसर हरे और कोमल तने जो होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6, वृक्ष किसे कहते हैं? जो बहुत ही बड़ा हो। यहाँ ऑप्शन में क्या क्या दिया है देखते हैं हम लोग। जिनकी लंबाई आपसे ज़्यादा हो, ये सही है। लंबाई कम हो, ये नहीं हो सकता। जिनकी लंबाई आपके बराबर होती है, तो ए और बी नहीं हो सकता। ये ऑप्शन नंबर ए हमको राइट लग रहा है, और ऑप्शन नंबर ए ही सही है। क्वेश्चन नंबर 7, झाड़ी पौधे किसे कहते हैं? जिन पौधों की लंबाई आपके बराबर होती है, जिनकी लंबाई कम होती है, ये भी दोनों, जिनकी लंबाई आपसे ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर मेरे अनुसार जो है हो सकता है ऑप्शन नंबर बी, जिनकी लंबाई कम होती है। लेकिन ऑप्शन इसमें दिया है ऑप्शन नंबर ए, जिन पौधों की लंबाई आपके बराबर है उसको बोला जाता है झाड़ी। क्वेश्चन नंबर 8, वृक्ष की विशेषताएं क्या है? तो बहुत ऊंचा होता है, गहरे भूरे रंग के होते हैं, शाखाएं अधिक ऊंचाई पर होती है। उपरोक्त सभी ये तीनों गुण पाया जाता है वृक्ष में। तो एग्जैक्ट आंसर हो सकता है आपका उपरोक्त सभी, एग्जैक्ट आंसर वही है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जड़ें मिट्टी से अवशोषित करती है क्या? तो खनिज लवण ये जो है अवशोषित करता है, पानी और खनिज गैस दोनों। तो इसमें पानी और खनिज ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो जड़ के द्वारा खींचा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, आम का पौधा क्या है? तो ये शाक है, झाड़ी है, वृक्ष है, या उपरोक्त सभी है? तो ये वृक्ष है। आम का पौधा छोटा सा होता है ना, ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर वृक्ष ही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, खरपतवार क्या है? अनचाहे उगे पौधे, उपयोगी पौधे, औषधि देने वाले पौधे, उपरोक्त सभी। तो इसका एग्जैक्ट आंसर ये तो मेरे अनुसार ए हो सकता है, और वही है। ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा इसका। अनचाहे उगे पौधे जो कोई भी फसल में उगाते हैं अपने आप। पौधे का कौन सा भाग पूरे पौधे को पानी का संचालन करता है? तो ये पानी का संचालन जड़ के द्वारा नीचे से खींचा जाता है। और क्या क्या ऑप्शन है? तना, पत्ते, फल। तो आंसर हो जाएगा तना, ताकि तना में ही सब संजोए करके रखा जाता है, खींचा जाता है जड़ के द्वारा, लेकिन तन पहुंचाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है? तब पत्तियां प्रकाश और हरे रंग की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की उपयोगिता होती है, ऑक्सीजन निष्क्रिय होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये प्रकाश संश्लेषण में सब काम होता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से सबसे कम लंबा पौधा कौन सा है? टमाटर का, पुदीना का, धनिया का, या पालक का? तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो है पुदीना का होता है, आंसर बी हो जाएगा।
शाकीय पौधा कौन सा होता है? पुदीना होता है, या फिर 3 ऑप्शन नीचे है, धनिया, आलू और गुलाब। तो आंसर हो जाएगा गुलाब। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पत्ते का चौड़ा भाग क्या कहलाता है? फलक, पर्णवृक्ष, सिरा या फिर सिरा विन्यास। तो पत्ते का चौड़ा भाग जो है फलक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अब आते हैं चैप्टर नंबर 8। ठीक है, इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। चैप्टर 8 में हम लोग पढ़ेंगे शरीर की गतियाँ। शरीर का जो गति होता है उसके बारे में एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कोहनी या फिर घुटने में जो संधि होता है उसको कौन सा संधि बोलते हैं? अचल संधि, हिंज संधि या फिर दुराग्र संधि, या तो कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा हिंज संधि। ऑप्शन नंबर बी। कहाँ कहाँ? एक घुटना में और एक केहनी में कौन सा संधि पाया जाता है? हिंज संधि पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, शरीर में गति का क्या अर्थ है? चाल से, हरकत से, दशा से या फिर उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ऑप्शन लगता है उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन हो सकता है। जरूर वही है आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्न में से कौन सा शरीर का भाग क्रिया करने में सहायता करती है? मांसपेशी, त्वचा करती है, मांसपेशियों और हड्डियों, उसके बाद अंग और अस्थियां, अंग और त्वचा। तक काम करने में जो है मांसपेशी और हड्डी हम लोग को ज़्यादा मदद करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, शरीर की गति के कौन कौन से प्रकार हैं? चलना, टहलना या फिर दौड़ना, उठना, उपरोक्त सभी। आंसर उपरोक्त सभी होगा। ये सब गति है शरीर का। 5वां नंबर, शरीर में गति कौन कौन सा होता है? तो मनुष्य, पशु, पंछी, जानवर, उपरोक्त सभी। ये शरीर में गति कौन कौन सी होती है? ऑप्शन सारा का सारा गलती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अस्थियों को गति करने योग्य बनाता है, कौन बनाता है? तो अस्थियां जो है मांसपेशी द्वारा, संधियों द्वारा या फिर उपास्थियों द्वारा। तो अस्थि में होता है हड्डी। हड्डी को घूमने का जो भाग होता है वो कौन देता है? पेशियां और संधि। मांसपेशियां और संधि जो है हड्डी को मूव करने, मतलब इधर उधर मुड़ने में मदद करती है। 7 में है, गर्दन और सिर के जोड़ने वाली संधि को क्या बोलते हैं? धुराग्र, हिंज, अचल या फिर एक और ऑप्शन कोई नहीं। तो दुराग्र आंसर हो जाएगा। धुराग्र जो है गर्दन और सिर में संधि पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, वह पदार्थ जिसमें प्रकाश आर पार हो सकता है उसको क्या बोलते हैं? उसको पारदर्शी बोला जाता है, जिससे प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर जा सकता है। हम शरीर की अस्थियों के आकार कैसे दिखाई देते हैं? एक्सरे द्वारा देख सकते हैं, फोटो द्वारा, अल्ट्रासाउंड द्वारा या फिर एमआरआई के द्वारा। तो एक्सरे का फोटो आप लोग देखते हैं जिसमें कि हड्डी हम लोग को दिख सकता है। अचल संधि किसे कहते हैं? तो ये हिल सकती है, जो अस्थियां हिल नहीं सकती है, जो मुड़ सकती है, जो, और ऑप्शन नंबर डी में ए और सी दोनों है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि जो अस्थियां हिल नहीं सकती है उसको बोलते हैं अचल संधि। किस जीव में कोई भी हड्डी नहीं होती है? मछली में, पंछी में, कीड़ा में या फिर कॉकरोच में। तो आंसर हो जाएगा कीड़ा में। कीड़ा में कोई हड्डी नहीं होता है। 12 नंबर दिया है, फेफड़ों की सुरक्षा कौन करता है? पिंजर, अचल जोड़, हिंज संधि या फिर एकल हड्डी। तो आंसर हो जाएगा पिंजर, जिसको हम लोग पंजरवा बोलते हैं। ठीक है, खोटा भाषा में। आगे देखते हैं 13 नंबर,
उपास्थियों से बने अंग को क्या कहा जाता है, क्या नाम है? तो उपास्थि से आंख बनता है, कान बनता है, नाक बनता है या फिर होठ बनता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका कान। ठीक है। अस्थियां गति कैसे करती है? तो पेशियों के सिकुड़ने से, फैलने पर, पेशियों के सिकुड़ने और फैलने के कारण। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिकुड़ना भी चाहिए और फैलना भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया है क्वेश्चन में, ऊपरी जबड़ा क्या है? तो अचल संधि है या फिर हिंज संधि है या तो दोनों है या तो दुराग्र है। तो आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी अचल संधि भी मतलब जो घूम भी नहीं सकता है, और हिंज संधि है, ये दोनों ऑप्शन आंसर हो जाएगा। उसके बाद 15 के बाद आता है 16 नंबर क्वेश्चन, खोपड़ी किसकी रक्षा करता है? मेरुरज्जु की, हृदय की, फेफड़ा की, मस्तिष्क की। तो आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। ठीक है। 17 नंबर, मेरुदंड कितनी अस्थियां से बना होता है? तो मेरुदंड जो है वो अनेक अस्थियों से मिलकर के बना होता है। 18 नंबर क्वेश्चन, धुराग्र संधि शरीर के किन भागों को जोड़ने का काम करती है? तो वो अभी तुरंत बताए थे, गर्दन और सिर को जोड़ने में काम करता है। अब आता है चैप्टर 9, जिसमें कि सजीव की विशेषताएं और उसकी आवास के बारे में MCQ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। सजीव किसे कहते हैं? तो जो सांस लेता है, जो सांस नहीं लेता है, जो जीवित नहीं है, जो जीवित है। तो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा जो सांस लेता है। आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है, पर्वतों पर कौन सा जीव मिलते हैं? बकरी, याक। तो ये दोनों मिला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, जिस स्थान पर सजीव रहते हैं उसे क्या कहते हैं? अनुकूलन, आवास, आदत या फिर चाल। आंसर हो जाएगा आवास। जहाँ कोई जीव रहता है उसको आवास बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, सजीव कौन कौन से होते हैं? मनुष्य होते हैं, पौधा भी होता है, जीव जंतु होता है, उपरोक्त सभी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है 5 में, पर्वत पर कौन से वृक्ष रहते हैं? ओक का, चीड़ का, देवदार का, उपरोक्त सभी का, तो चारों का पाया जाता है। 5वां के बाद 6ठा क्वेश्चन, पौधों में किस प्रकार की गति होती है? तो वे एक स्थान से दूसरे स्थान चल सकता है, जल, खनिज और खाद्य पदार्थ संवहित करता है, पुष्पों का खिलाना और बंद करना, खिलना और बंद करना भी होता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका दिया गया है, पर्वतीय वनों के वृक्षों को की क्या विशेषता नहीं होती है? जो पर्वत में पाया जाता है, वे शंक्वाकार होते हैं या फिर पत्ते चौड़े होते हैं, शाखाएं तिरछी होती है, पत्तियां सुई के आकार व चिकनी होती है। तो आंसर हो जाएगा पत्ता उसका चौड़ा होते हैं, तो उसका नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया आपका, समुद्र का पानी कैसा होता है? मीठा, खट्टा, खारा, कड़वा। आंसर खारा हो जाएगा। जैव घटक कौन कौन से होते हैं? पौधा होता है, जंतु होता है, चट्टान होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, डी आंसर हो जाएगा। नागफनी का पौधा कहाँ मिलता है? तो इसका ऑप्शन दिया है हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, शिमला। तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। अनुकूलन किसे कहते हैं? परिवेश में रहने के योग्य बनाना, परिवेश में रहने के योग्य ना बनाना, स्वस्थ रहना, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवेश में रहने योग्य बनाना। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? पत्ते, जड़, तना, फूल, यानी तना के द्वारा होता है नागफनी।
में प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 13, जलीय पौधों के निम्न में से कौन सा गुण होता है? तना लंबा होता है, खोखला होता है, फिर हल्का होता है। अगला ऑप्शन है आपका जड़ें आकार में छोटी होती है, तना जल की सतह तक वृद्धि करता है। तो उपरोक्त सभी सारा का सारा गुण उसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 14, शिकार करने के लिए शेर में क्या विशेषता होती है? पैर के नख लंबे होते हैं, मटमैला रंग होता है, चेहरा के सामने आंख होती है, और इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, सारा गुण होता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है, निम्न में से कौन सा सजीवों के गुण नहीं है? श्वसन लेता है, नहीं है ये। उसके बाद श्वसन की आवश्यकता नहीं होती, यही आंसर होगा एग्जैक्ट, बी नंबर। पर्वतीय क्षेत्रों में जंतुओं की क्या विशेषता है? तो जंतु की कोशिका जो होती है जंतु का पर्वतीय क्षेत्र में, तो मोटा त्वचा होता है, या तो फिर शरीर पर लंबे लंबे बाल होते हैं, शरीर फर से ढका होता है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। अब आता है लास्ट टॉपिक और लास्ट चैप्टर क्लास 6 साइंस का, जिसका नाम है गति एवं दूरी का मापन। अरे ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है, और इस टॉपिक से तो क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है। तो लेसन 10 का फर्स्ट क्वेश्चन, मंगल ग्रह की धरती पर किस चीज का प्रयोग किया गया था? पहियों का, वाहन का, पहियों वाले वाहन का, हवाई जहाज का। तो आंसर हो जाएगा पहियों वाले वाहन का। क्वेश्चन नंबर 2, लंबाई के 8वें भाग को क्या कहते हैं? तो 1/8, ठीक है। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन काल में लोग एक जहाज से दूसरे जहाज कैसे आते जाते थे? सॉरी, जहाज नहीं, जगह, सॉरी। प्राचीन काल में लोग एक जगह से दूसरी जगह आन जान कैसे करते थे? पैदल जाते थे, कार से जाते थे, रेल से, या फिर मोटरसाइकिल। तो आंसर हो जाएगा पैदल, क्योंकि मोटरसाइकिल वगैरह था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, एक वक्र रेखा की लंबाई कैसे मापी जाती है? स्केल से, डोरी से, या फिर स्केल की डोरी? इनमें से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा स्केल और डोरी दोनों से। क्वेश्चन नंबर 5, प्राचीन काल में जल मार्गों में आने जाने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता था? समुद्री जहाज का, नावों का, गड्ढों का? इनमें से कोई नहीं, तो नाव उस समय हुआ करता था, उससे एक ओर से दूसरी ओर जाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 6, प्राचीन काल में लोग सामान कैसे लेकर आते जाते थे? अपनी पीठ पर, पशुओं के पीठ पर, अपनी पीठ और पशुओं के पर? तो आंसर हो जाएगा सी। बोला गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। सब नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन आता है ये सब, ध्यान रखिएगा। वर्तल गति करते कुछ वस्तुओं के नाम बताइए? तो धागा, बांध, पत्थर की गति, या फिर चलता पंखा, या फिर घड़ी के सेकंड की सुई? उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, एक हाथ की लंबाई किसको कहते हैं? तो केहूनी से उंगली के छोर तक की लंबाई, केहूनी की लंबाई, अंगुली की लंबाई, हाथ की लंबाई? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केहूनी से हाथ की अंगुली की लंबाई तक। क्वेश्चन नंबर 10, सरल रेखीय गति में क्या आता है? कतार में चलना, सड़क पर वाहन चलना, पत्थर का गिरना? उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11, मीटर पद्धति की शुरुआत
कब हुई थी? तो इसका शुरुआत 1790 ईस्वी को हुआ था। 12 नंबर आवर्ती गति के कुछ उदाहरण बताइए। तो आवर्ती गति पत्तियों का लहरना, झूला झूलना, सितार का डोरियों की गति, ये उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, वर्तुल गति किसे कहते हैं? घूर्णन करते समय अंकित चिन्ह से दूरी समान होता है। घूर्णन करते समय अंकित चिन्ह से दूरी असमान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें दूरी समान होता है। आवर्ती गति किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो वस्तु अपनी गति को दोहराती है। आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, किसी सिलाई मशीन की सुई के गति कौन सा गति कहलाती है? तो इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। वर्तुल गति, आवर्ती गति, सरल रेखीय गति, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा आवर्ती गति। सुई जो अप डाउन करते रहता है एक ही जगह पर, उसको आवर्ती गति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, घूर्णन गति का उदाहरण जो घूमता हो। घड़ी की सुई घूमता है, टेबल फैन घूमता है, रहट के बैल नहीं ये भी घूमता है। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, अनियमित गति का उदाहरण मच्छर की गति, फुटबॉल के खिलाड़ी के मैदान में गति, जल में मछली की गति, उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, लंबाई का मानक मात्रक क्या है? तो वो मीटर है। और ऑप्शन देख लेते हैं, सेंटीमीटर, फुट या गज। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीटर। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो क्लास 6 आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। क्लास 6 का साइंस ये पूरा पूरा आपका कंप्लीट कर दिए इस वीडियो में। जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन था, ये वीडियो अगर जी आपको अच्छा लगा हो, अच्छा तो लगेगा ही, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरे के पास शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।